नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते खबरों पर। रेल मंत्रालय ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के 42 किलोमीटर लंबे चापा कोरबा थर्ड लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है, जिसकी अनुमानित लागत 755 करोड़ रुपए है। चापा कोरबा तीसरी रेल लाइन परियोजना को मंजूरी मिलने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की विकास और देश की ऊर्जा सुरक्षा को नई गति देने वाले 755 करोड़ रुपए के चापा कोरबा तीसरी रेल लाइन परियोजना को स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का प्रदेशवासियों की ओर से हार्दिक आभार। ये छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य का विषय है। ये परियोजना न केवल कोयला परिवहन क्षमता को सुदृढ़ करेगी, बल्कि यात्री सुविधाओं के विस्तार, औद्योगिक विकास और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी नई मजबूती प्रदान करेगी। विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। ये तो सौभाग्य का विषय है छत्तीसगढ़ के लिए, और इसके लिए छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के बहुत आभारी हैं, उनको धन्यवाद करते हैं। रेल मंत्री जी के भी आभारी हैं। हाँ, सूरजपुर में पिछले समय शिवनंदनपुर नगर पंचायत का चुनाव संपन्न हुआ है, जिसमें अध्यक्ष हमारे जीते हैं, अधिकांश पार्षद भी जीते हैं। तो आज वहां शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होना है और गरियाबंद में विकास कामों का करीब 600 करोड़ से ज्यादा विकास कामों का लोकार्पण भूमि पूजन है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मुंगेली जिले में लोरमी विधानसभा के वनांचल गांव खेतरा, कुम्हरौली, मोहतरा, कुर्मी, पीपर खूंटा और औराबांधा में जनचौपाल लगाकर ग्रामीणों से संवाद कर इन गांवों में 56 लाख रुपए के विकास कार्यों की घोषणा की। उन्होंने जनचौपाल में ग्रामीणों से आत्मीय संवाद कर उनके सुझाव को गंभीरता से सुना। इस दौरान उन्होंने कहा कि ग्रामीण केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की साय सरकार की योजनाओं से बेहद खुश हैं। योजनाओं का लाभ सुदूर अंचल तक पहुंचने से ग्रामीणों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और राशन व्यवस्था जैसी योजनाओं से ग्रामीण काफी संतुष्ट हैं और सरकार के प्रति विश्वास का भाव है। जंगल के अचानकबार क्षेत्र में अनेक गांवों में आज जन चौपाल का आयोजन किया। सलगी में 5 गांव के लोग उपस्थित थे, उनसे विस्तार से संवाद किया। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी उनसे ली कि किस किस योजना का लाभ उन्हें मिल रहा है। उनकी समस्याओं को जाना और मौके पर ही संबंधित विभाग के अधिकारियों को उनके समस्याओं के निराकरण के लिए निर्देशित किया। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ वहां तक पहुंच रहा है और लोग सरकार के काम से बहुत प्रसन्न नजर आए और लगातार उनके जीवन में परिवर्तन आ रहा है। महतारी वंदन की राशि मिल रही है, उनके प्रधानमंत्री आवास मिल रहे हैं, समय पर राशन मिल रहा है और गांव में विकास के काम भी लगातार हो रहे हैं। निश्चित रूप से वनांचल के गांव के लोग भी केंद्र और राज्य सरकार के कामों से प्रसन्न नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं का लाभ, विष्णुदेव साय जी की योजनाओं का लाभ सुदूर अंचल तक पहुंच रहा है। आज पूरे राज्य में नए शैक्षणिक सत्र का शुभारंभ हुआ है। स्थान स्थान पर आज से शाला प्रवेश उत्सव का आयोजन हो रहा है। मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र के वनांचल का गांव बिजरा कछार में शाला प्रवेश उत्सव में शामिल हुआ। बच्चों को नए शैक्षणिक सत्र की बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्हें पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया, गणवेश का वितरण किया, तिलक लगाकर और मिठाई खिलाकर नए सत्र के लिए शुभकामनाएं दी। उनसे अपील किया, सरकार आपके लिए हर तरह से सहयोग कर रही है, आगे बढ़ें, खूब पढ़ें और हमारी प्रदेश का नाम रोशन करें, ऐसी शुभकामनाएं मैंने दी है। छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI
जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर्ड, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। कॉलेज चले गए, 2-3 साल हो गए, फिर सोचे सर से मिलने आते हैं करके। 11th-12th में भी यहीं थे, फिर कोटा जाने के बाद वापस यहीं आए तो सर के साथ अच्छा खासा अनुभव रहा। मतलब सर ने हमारे क्लास के बीच में ऐसे बहुत सारी बातें बोली और इतनी बातें बोली कि सर हमारे लिए सुल्तान रहे। मैंने नीट 2025 में 602 मार्क्स लाए, जिससे मेरी AIR बनी 1239 और मेरी फिजिक्स में परसेंटाइल थी 99.97 और इसका क्रेडिट जाता है सलीम सर को। मैंने रूबी फिजिक्स ज्वाइन किया था 11th क्लास में मिड सेशन, क्योंकि मेरे कंसेप्ट्स क्लियर नहीं थे एंड आई वाज स्ट्रगलिंग अ लॉट इन द सब्जेक्ट, बट सर एक्सेप्टेड मी स्ट्रेट अवे इन हिज क्लासेस। वो क्लास ज्वाइन करने के बाद आई हैड डेवलप्ड अ क्यूरियोसिटी फॉर द सब्जेक्ट। क्लास में बैठ के मज़ा सा आने लग गया पढ़ाई करने में। उनकी समझाने का तरीका, उनके वाइड वेराइटी ऑफ न्यूमेरिकल्स एंड टेस्ट से मैंने एक रैपिड इम्प्रूवमेंट देखा मेरी प्रोग्रेस में। सर अपने बच्चों को बहुत अच्छे से जानते थे। ही न्यू कौन से कंसेप्ट में ज़्यादा टाइम देना है, किस में डिफ़िकल्टी आ रही है हमें, एंड ही ऑलवेज लाइक सबको साथ लेके चलते थे। सलीम सर ने हमेशा हमें अपने बच्चों के समान रखा है। आई एम सो ग्रेटफुल टू हैव हिम नॉट जस्ट एज अ टीचर बट एज अ मेंटोर। थैंक यू सो मच सर।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पूर्व मुख्यमंत्री और पाटन विधायक भूपेश बघेल ने पाटन विधानसभा की कई सहकारी समितियों का दौरा किया और किसानों से सीधे बात कर खाद, बीज और ऋण वितरण की स्थिति की जानकारियां लेकर सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया। निरीक्षण के बाद पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कई समितियों में किसान लंबे समय से खाद का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन पर्याप्त मात्रा में डीएपी उपलब्ध नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि खाद वितरण का तरीका किसानों के हित में नहीं है। आधा एकड़ और 1 एकड़ वाले किसान को समान मात्रा में 1 बोरी खाद दी जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने डीएपी के विकल्प के रूप में एनपीके खाद दिए जाने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एनपीके खाद किसानों को ज्यादा महंगी पड़ रही है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने खाद संकट को अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों से जोड़ते हुए केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना की। उन्होंने दावा किया कि वैश्विक हालात और केंद्र की नीतियों के कारण किसानों को पर्याप्त खाद नहीं मिल पा रहा है। साथ ही उन्होंने आरोप ये भी लगाया कि इससे देश की कृषि व्यवस्था प्रभावित हो रही है। ये खेती किसानी का समय है, जून का महीना, और सब किसान खेत में जाने से पहले खाद बीज की व्यवस्था करते हैं, लेकिन सरकार की ओर से खाद बीज की पूरी व्यवस्था नहीं की गई है। अलग अलग समितियों में अलग अलग खादों मतलब जो रासायनिक खाद है उसकी कमी दिखाई पड़ रही है। डीएपी की सभी जगह शॉर्टेज है। कहीं जो डीएपी दे रहे हैं तो सिंगल सुपर फास्फेट नहीं दे रहे हैं, और खाद भी दे रहे हैं तो 5 एकड़ में 2 बोरी दे रहे हैं। और बेसल खाद है वो इसी समय डाला जाता है शुरुआत में, बाद में देने से उसको कोई लाभ होता नहीं है। और दूसरे प्रकार की जो खाद है, जो एनपीके, चाहे वो 12-32-16 की बात हो, चाहे 10-26-26 हो, चाहे 20-20-13 हो, ये सब खाद है कम से कम 200 से लेकर 300-350 रुपये तक की महंगा है। तो खाद की कीमत बढ़ा दी है और जनता को पता नहीं चल रहा है, लेकिन मजबूरी सब किसान उठा के ले जा रहे हैं और उसका रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि जितना उनको जमीन में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की जरूरत है वो उतना इसमें मिलने वाला नहीं है और उत्पादन निश्चित रूप से प्रभावित होगा। छत्तीसगढ़ में नए शिक्षा सत्र के पहले ही दिन शिक्षा विभाग द्वारा जारी एक आदेश ने सियासी और सामाजिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। विभाग ने सभी सरकारी स्कूलों में प्रार्थना के दौरान गायत्री मंत्र का उच्चारण अनिवार्य करने का आदेश जारी किया। सरकार के इस फैसले पर विपक्षी दलों और कई अन्य संगठनों ने आपत्ति दर्ज कराई है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता टी.एस. सिंहदेव ने भी इस फैसले की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि भारत का संविधान हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जो कि हमारे लोकतंत्र का एक मूलभूत आधार है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी धर्म के मंत्रों या प्रार्थना का उच्चारण पूरी तरह से स्वैच्छिक होना चाहिए, इसे किसी पर भी अनिवार्य रूप से थोपा नहीं जा सकता। टी.एस. सिंहदेव ने राज्य सरकार से इस आदेश को तुरंत वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार अगर इस तरह के नियमों को जबरन लागू करने की कोशिश कर रही है तो ये संविधान की भावना के विपरीत है। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि जो बच्चे या शिक्षक इस प्रार्थना में शामिल नहीं होना चाहते, उन्हें इससे अलग रहने की पूरी छूट दी जानी चाहिए। धार्मिक स्वतंत्रता संविधान का एक मूलभूत आधार है और जहाँ तक धर्म के पालन या धर्म के उच्चारण की बात है, ये स्वैच्छिक होना ही चाहिए। सरकार अगर उसे बलात् लागू करने की कोशिश कर रही है तो संविधान के विपरीत पहल हो रही है। जिसमें सलमान हो गए भी जाते हैं तो वो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जो अपने देवी देवता का पूजन करना चाहते हैं उनके लिए स्वतंत्रता होनी चाहिए। जो अन्य धर्म के हैं उनके ऊपर कैसे आप बलात् व्यवस्था ला सकते हैं कोई भी, कि आपको ये दूसरे धर्म के गीत को या व्यवस्थाओं का पालन करना होगा, ये गलत है। क्या लगता है आपको, ऐसे जो आदेश है इसे वापस सरकार को लेना चाहिए? आदेश भी वापस लेना चाहिए और जो इसमें शामिल नहीं होना चाहते उनको भाग भी नहीं लेना चाहिए। वक्त है एक और छोटी सी ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ।
श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी। जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कोरिया जिले के सोनहत थाना क्षेत्र में मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात हुई सनसनीखेज घटना ने पूरे इलाके को दहलाकर रख दिया। रेत के विवाद को लेकर ग्राम नवगई में भाजपा के पूर्व जनपद पंचायत उपाध्यक्ष एवं ठेकेदार और उसके भाई को खड़ी फॉर्च्यूनर कार में जिंदा जला दिया गया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते ही देखते पूरी गाड़ी जलकर खाक हो गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग बुझने के बाद जब कार का दरवाजा खोला गया तो अंदर एक ही व्यक्ति का जला हुआ शव मिला। इस घटना में गंभीर रूप से घायल एक अन्य व्यक्ति ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं 2 अन्य घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है और डॉक्टर उनकी हालत पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। पुलिस जांच में मृतकों की पहचान भरत सिंह उर्फ लल्ला सिंह और नागेंद्र सिंह के रूप में हुई है। शक्ति जिले से एक बेहद संवेदनशील और चिंताजनक मामला सामने आया है। शक्ति थाना क्षेत्र में 4 साल की मासूम बच्चे के साथ दुष्कर्म की वारदात हुई है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले में 14 वर्षीय नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार कर बाल संप्रेक्षण गृह कोरबा भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी और पीड़ित बच्ची के परिवारों के बीच पहले से ही परिचय था। दोनों परिवार एक ही समाज से जुड़े होने के कारण घर आना जाना जारी रहता था। इसी परिचय और मौके का फायदा उठाकर आरोपी ने वारदात को अंजाम दे डाला। घटना की जानकारी मिलने के बाद बच्ची के परिजनों ने शक्ति थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की। शक्ति एसपी प्रफुल्ल ठाकुर ने बताया कि आरोपी और पीड़िता के परिवारों के बीच परिचय था। आरोपी का घर आना जाना लगा रहता था। सुनसान अवसर मिलने पर उसने इस घटना को अंजाम दिया। मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये पीएस शक्ति का मामला, इसमें प्रार्थिया के परिजन के द्वारा रिपोर्ट कराया गया है और उसमें आरोपी अपचारी बालक की भी विधिवत उसका पुलिस अभिरक्षा में ले लिया गया है और उसको संबंधित संप्रेषण गृह में भेजा जा रहा है। और एक ही कम्युनिटी के हैं और आपस में जान पहचान थे और घटना वीरांगन के द्वारा सुनेपन का फायदा उठा के घटना करी की गई थी और इसमें आगे की कार्रवाई थाना शक्ति द्वारा की जा रही है। सूरजपुर जिला चिकित्सालय के मातृत्व एवं शिशु अस्पताल से एक बेहद दुखद मामला सामने आया है। यहाँ प्रसव से पहले इंजेक्शन लगाए जाने के बाद एक गर्भवती महिला और उसके गर्भ में पल रहे नवजात की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने डॉक्टर पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सीएचएमओ डॉक्टर के.डी. पैकरा ने 5 सदस्यीय जाँच समिति का गठन कर दिया है। गर्भवती मृतका के पति सूरज मानिकपुरी ने आरोप लगाया है कि अस्पताल की डॉक्टर गरिमा की घोर लापरवाही के कारण उनकी पत्नी और अजन्मे बच्चे की मौत हुई है। पीड़ित परिवार अब संबंधित डॉक्टर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। जिला अस्पताल सूरजपुर के सीएमएचओ डॉक्टर के.डी. पैकरा ने मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय टीम गठन किया है। ये टीम पूरे घटनाक्रम और उपचार संबंधी दस्तावेजों की जाँच कर अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपेगी। सीएचएमओ के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच दल की रिपोर्ट के आधार पर जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के अनुसार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इतने बड़े घटना के बाद एक महिला की मृत्यु और साथ में उसके 9 महीने का गर्भ और 2 मृत्यु के बाद मेरे को बड़ा दर्द हुआ इस बात के लिए कि आपकी गाड़ी सीधे कार्यालय में न रुक करके उस घटना स्थल पर रुकना चाहिए था जहाँ पर इतनी बड़ी पीड़ा हुई है। सवाल नंबर दूसरा ये है कि कौन सा इंजेक्शन, कौन सी दवाई, कौन सा मेडिसिन, कौन वो जो व्यक्ति लगाया उस सक्षम है कि नहीं, उसकी पात्रता रखता है कि नहीं लगाने का। और जैसे मृत्यु हुई आपके पूरे डॉक्टर वहां से गायब हो गए, पूरे स्टाफ के लोग गायब हो गए। 2 तीसरा सवाल ये बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात कि इतनी अव्यवस्थाओं के आलम के बीच यदि जिला चिकित्सालय चलेगा तो मेरे को तो बड़ा दुर्भाग्य मेरे लिए। मेरा संघर्ष जो है, जो मैं 3 बजे 4 बजे तक जग रहा हूँ लोगों को जान बचाने के लिए, और ऐसे लोग जवान अगर बच्चे मरेंगे एक दवाई इंजेक्शन से, तो मेरे मेहनत और मेरे संघर्ष का परिणाम फायदा क्या होता। चौथा विषय यह है कि इस अस्पताल में गरीबी और अमीरी 2 प्रकार की रेखाएं हैं। अगर ये समाप्त नहीं होंगी तो लाश आपके क्या रहेगा, उसका पोस्टमार्टम करना है अस्पताल को, उसका ही चंदन पान करेगा अस्पताल, परिवार के लोग उस शव को नहीं छुएंगे। गरीबी और अमीरी का रेखा समाप्त करना पड़ेगा साहब अस्पताल में।
आज और अभी इसका निर्णय लेकर मेरे को बताइए आप। दुख नहीं, उस बात का नहीं, मैं ये बोल रहा हूं कि किसी भी व्यक्ति जिसके पास ज्यादा पैसा हो, जिसके पास राजनीतिक दबाव ज्यादा हो, जिसका पहुंच ज्यादा हो, उसके इलाज में और गरीबों के इलाज में ये दो प्रकार का वो कानून व्यवस्था अगर इस अस्पताल में चलेगा साहब तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। एक अंतिम बात मेरा यह है कि जिला चिकित्सालय में पैर पे खरोच लगने का इलाज हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हम निजी अस्पताल में यहाँ के डॉक्टर क्यों भेजते हैं? वो कौन दलाल डॉक्टर है? आज करवाइए मीटिंग साहब, लास्ट यहाँ से तभी लेकर जब जवाब मिलेंगे हम तक। ये आप आपके लिए नहीं, आपके आरोप नहीं है, मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ डायरेक्ट रूप से, कोई बात नहीं बोल रहा हूँ। न मैं पैसे पे न मैं आपकी व्यवस्था पे किसी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप लगा रहा हूँ, न मेरा किसी प्रकार से आपके दुर्व्यवहार जो आपका व्यवहार बहुत अच्छा, इससे मेरे को कहीं पर वो नहीं। लेकिन इस तरीके की बातें क्यों उठ रही हैं? पैर टूटने का इलाज यहाँ के गरीब लोग जाकर के निजी अस्पताल में करा रहे हैं और यहाँ के लोग रिफर कर रहे हैं, और रिफर कहा कर रहे हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि जिला का अस्पताल लिखता है बीएल मेमोरियल के लिए, वो मेरा बाप बनकर क्या है साहब, बीएल मेमोरियल इलाज करेगा मेरे यहाँ के लोगों का है? कितने निजी चिकित्सालय में आप लोग कर पा रहे हैं? मेरे को दो चीज का जवाब आज चाहिए, मीडिया भी सुन रही है। पहला जवाब तो पूरा मीटिंग कराइए डॉक्टरों का, तत्काल और ब्लड टेस्ट कौन करता है, एक्सरे कौन करता है, मृत्यु प्रमाण पत्र कौन बनाता है, ये सब गरीबों के लिए साहब। 3 महीना में मृत्यु प्रमाण पत्र यहाँ के लोगों को नहीं मिल रहा है। 15 दिन में और 12 दिन में अगर किसी बड़े करोड़पति अरबपति का लोग रहता है तो 15 दिन में उसको आप मृत्यु प्रमाण पत्र देकर विदा कर रहे हैं। ये अव्यवस्था नहीं चलेगा। हाँ बिल्कुल सामान्य व्यवस्था। जांच कमेटी बैठाए ना तुरंत, इस पर नहीं, इस पर प्रभु इस पर बैठ के बात करना है, मीटिंग करवा, आप मीटिंग करवाइए। एक मीटिंग की उपलब्धता, और दूसरा यह कि जांच कमेटी तो सब तत्काल बैठते हैं, तो हम लोग को दरकार दिया ही कागज, आप बना दीजिए जांच कमेटी। कौन डॉक्टर की ड्यूटी थी, कौन सा दवाई लगा, उस दवाई का क्या था, उस दवाई को फेंकना नहीं है, उस दवाई को रखना, हम लोग उसमें जांच में भेजेंगे, है ना। और कैसे मृत्यु हुआ, कौन सी बीमारी थी, वो मेरे को अभी हम लोग कारण हम लोग की रखते हैं। बहुत छोटे छोटे गिनाए तक 2 मृत्यु के बाद बहुत छोटी छोटी बिंदुएं रख रहे हैं। ये बिंदु इनकी पत्नी और उसके बच्चे के लिए नहीं साहब, आने वाली व्यवस्थाओं के लिए। आप मेरे को तत्काल हम लोग को दीजिए काम करिए डॉक्टर साहब, बहुत छोटी छोटी बात रखा हो जी। जांच कमेटी तत्काल बैठा जाए, कौन सी बीमारी थी, किस बीमारी के तहत इंजेक्शन किसने लगाया, क्या वो कोई प्रशिक्षु एनएम थी कि कोई कौन था, डॉक्टर कौन थी, क्या उस इंजेक्शन की आवश्यकता थी कि नहीं थी वहां पर, इन बातों पर अपन एक बात करेंगे। दूसरा बात, कमेटी बैठाइए तत्काल, ये रिफर का सिस्टम तो बिल्कुल बंद करवाइए, एकदम बंद होना चाहिए। ये कलाई टूटने का बीएल मेमोरियल मेरा इलाज करेगा, ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है, यहाँ नहीं होगा मेरा टूटने का इलाज। सिर फूटता है तो मेरे को भेजते हैं आप लोग बीएल मेमोरियल में, ये सारे इलाज करेंगे निजी चिकित्सालय आपके रहते हैं। जांच कमेटी बैठाए, जांच कमेटी बैठाने के बाद जितनी भी व्यवस्थाएं तत्काल परिवार के लिए हो सकता है उसके, और ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है डॉक्टर साहब, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इनको। ये तो बोल तो रहा हूँ, कानून व्यवस्थाएं 2 प्रकार की है, ये गरीब की व्यवस्था अलग है, अमीर की अलग है, हम जैसे नेपाल की व्यवस्था अलग है, सब अलग अलग चीज है। एक डॉक्टर इसके ग्रुप के साथ खड़ा नहीं हो पाया इस अस्पताल में, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। दूर जाने की वो कैसे बर्दाश्त करे कि अपनी बहू को और अपने नाती को, वो तो सपना सजाई थी कि मेरा नाती तैयार होगा अगले महीना में। देखिए, प्रथम दृष्टया तो ये जो है जैसे सडन हुआ तो उसमें बहुत ज्यादा कह पाने की स्थिति में नहीं है अपन, जो अभी तक की मुझे जानकारी है। तो पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही मैं कुछ क्लियर बोल पाऊंगा उसमें। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बंदे रहिए एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।